हो भी, लेकिन आपको भी अपने मैच के लिए जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। जेईई मेंस हो या एडवांस स्ट्रैटेजी, टॉपर्स से जानिए कि कैसे जीता जाता है मैच। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. हाय, मेरा नाम चिन्मय मित्तल है। पिछले साल KVPY SX स्ट्रीम में मैंने ऑल इंडिया रैंक 8 सिक्योर करी थी। डेली नॉलेज ट्रैक की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको KVPY के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन और कैसे हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या इस एग्ज़ाम के बेनिफिट्स रहते हैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो KVPY का फुल फॉर्म किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना होता है। इसको करीबन 1999 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने एज अ फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था और हर साल इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो हमारी कंट्री का एक जाना माना इंस्टीट्यूट है, बेंगलोर में सिचुएटेड है, वो कंडक्ट कराता है। तो KVPY पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए एम्ड होता है जो साइंसेज में इंटरेस्टेड हों, जो BSc MSc प्रोग्राम्स में इनरोल होना चाहते हों या फिर फर्दर साइंसेज प्योर साइंसेज में रिसर्च करना चाहते हों। उन बच्चों के लिए ये फेलोशिप स्कीम डायरेक्टेड है। लेकिन मेरा मानना है कि इस एग्ज़ाम की इतनी ज़्यादा प्रेस्टीज हो गई है कि अगर आप सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे के अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं नेशनल लेवल पे। ये एग्ज़ाम हल्का सा इनोवेटिव होता है, बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम से हल्का सा डिफरेंट होता है, तो ये आपको एक नया फ्लेवर देगा। स्पेशली इसमें एग्ज़ाम का जो सेकंड स्टेज होता है, इंटरव्यू राउंड, वो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है जो किसी और एंट्रेंस एग्ज़ाम में हमारे लेवल पे नहीं होती। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप प्योर साइंसेज में इंटरेस्टेड ना भी हो तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। +2 लेवल पे क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के ही बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्लास 11th वाले बच्चे इसको एसए स्ट्रीम के अंडर दे सकते हैं और क्लास 12th वाले बच्चे इसको एसएक्स स्ट्रीम के अंदर दे सकते हैं। दोनों ही स्ट्रीम्स 2 स्टेजेस के होते हैं। स्टेज 1 होता है एप्टीट्यूड टेस्ट और जो स्टेज 2 होता है वो इंटरव्यू राउंड होता है। तो जो स्टेज 1 होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, वो अराउंड नवंबर फर्स्ट वीक में होता है और इसमें दोनों ही पेपर्स में चारों सब्जेक्ट्स टेस्ट होते हैं। हल्का सा पैटर्न में एसए और एसएक्स पेपर के पैटर्न में फ़र्क रहता है। जो एसए पेपर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें चारों सब्जेक्ट्स टेस्ट होते हैं कंपलसरीली। तो अगर आप PCM के स्टूडेंट हो या PCMB के स्टूडेंट हो, दोनों ही केस में आपको चारों सब्जेक्ट्स कंपलसरीली अटैम्प्ट करने होंगे और दोनों ही चारों ही सब्जेक्ट में दोनों सेक्शंस सारे 4 सब्जेक्ट्स के आपको अटैम्प्ट करने होंगे। तो अगर पैटर्न की हल्की सी बात करें तो ऐसे में जो पैटर्न रहता है वो सेक्शन 1 में अराउंड 15 क्वेश्चंस रहते हैं और सेक्शन 2 में 5 क्वेश्चंस रहते हैं हर सब्जेक्ट के। और सेक्शन 2 हल्का सा मुश्किल और हल्का सा डिफ़िकल्ट साइड पे रहता है, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन सॉल्व करके आप अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हो। एसएक्स स्ट्रीम में एक फ़ायदा ये होता है PCM स्टूडेंट्स के लिए कि आपको चारों सब्जेक्ट्स कंपलसरी अटैम्प्ट नहीं करने होते हैं। जैसे मेरे केस में जो पैटर्न ये था कि आपको सेक्शन 1 के 4 सब्जेक्ट्स में से कोई 3 अटैम्प्ट करने हैं और सेक्शन 2 के 4 सब्जेक्ट्स में से कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो आप अटैम्प्ट तो और भी कर सकते हो, लेकिन होता क्या है कि जो आपके बेस्ट 3 होते हैं या बेस्ट 2 होते हैं उन्हीं को लेते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वही सब्जेक्ट्स अटैम्प्ट करें जिसमें आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो उसके लिए आपको मेंटली पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स और कौन से सेक्शंस अटैम्प्ट करने हैं। तो क्योंकि कम सेक्शंस अटेंड कर रहे हो तो एसएक्स स्ट्रीम में हल्के से क्वेश्चंस हर सेक्शन में ज़्यादा होते हैं। जैसे मेरे साल में सेक्शन 1 में 20 क्वेश्चन थे और सेक्शन 2 में 15 क्वेश्चन थे। अगेन सेक्शन 2 हल्का सा मुश्किल रहता है और उसकी मार्किंग हल्की सी ज़्यादा रहती है। मार्किंग कभी बार साल बाय साल बदलती रहती है, तो आई रिकमेंड कि जो KVPY की ऑफिशियल साइट है आप उस पर जाके मार्किंग चेक कर सकते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो ऐसे IISc ने कोई सिलेबस नहीं प्रिस्क्राइब कर रखा स्टैंडर्ड। जनरली क्लास 11th के पेपर में क्लास 11th पे फोकस रहता है उनका और क्लास 12th के पेपर में क्लास 12th का फोकस रहता है। लेकिन क्लास 11th में क्लास 12th के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और क्लास 12th में क्लास 11th के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एग्ज़ाम हल्का सा डिफरेंट होता है बाकी एंट्रेंस एग्जाम से। तो ऐसे इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन या स्टैंडर्ड सिलेबस से ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ें पूछी जाए। कभी कभार हल्की सी आउट ऑफ सिलेबस जाके हल्की सी और इनोवेटिव चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पेपर का डिफ़िकल्टी कहीं ना कहीं जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बीच का रहता है। तो डिफ़िकल्टी वाइज देखा जाए तो उसी टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं जो आप एंट्रेंसेस के लिए पढ़ते हो, लेकिन उनमें हल्का सा एक नयापन का फ्लेवर होता है क्योंकि इनको प्रोफेसर्स खुद बैठ के बनाते हैं और कहीं से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से इन क्वेश्चंस को नहीं लिया जाता। तो आपको ऑब्वियसली एक आइडिया देंगे कि क्योंकि ये एग्ज़ाम हल्का सा बाकी एंट्रेंसेस से पहले कंडक्ट हो जाता है नवंबर में, तो ये आपको आइडिया भी देते हैं कि नेशनल लेवल पे कंपटीशन कैसा रहता है।
तो मैं एक चीज़ जो एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए है वो ये है कि जनरली क्योंकि ये एग्ज़ाम नवंबर में ही कंडक्ट हो जाता है, तो कई बार हमारा सिलेबस नवंबर तक नहीं कंप्लीट होता और हम कुछ ऐसे टॉपिक जिनको हमने सिर्फ पढ़ा नहीं है उनके आसान क्वेश्चन हमें को छोड़ के आने पड़ते हैं। तो आई रिकमेंड कि अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्लास 11th में क्लास 11th का भी सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और साथ भी साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स क्लास 12th के भी होने चाहिए। जैसा मैंने बताया था कि ऑल्दो सिलेबस तो प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन ऑल्दो ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी के आसपास होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशंस की भी आती है और केवीपीवाई के ऑफिशियल साइट पे भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। उन क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करके आप ये देख सकते हैं कि किस टाइप के एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी जाती हैं। और कई बार इंस्टीट्यूट्स की ऑनलाइन रिसोर्सेज कई सारे अवेलेबल हैं जो बताते हैं कि कौन से एडिशनल टॉपिक्स हमारे सिलेबस के हल्का सा बाहर या क्लास 11th के सिलेबस में जो नहीं है, जो क्लास 12th में हो, उस टाइप के टॉपिक्स के बारे में वहाँ मेंशन रहता है। अगर हम एग्ज़ाम रिसोर्सेज की बात करें तो इस एग्ज़ाम के लिए एडिशनल रिसोर्सेज कोई ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ऐसा कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से या इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। तो जितनी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं वही आपको मदद करेंगी। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि जो चीज़ें आप एंट्रेंस मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस के लिए पढ़ रहे हो आप उन्हीं को फॉलो कर सकते हो। ऑल्दो इसके लिए एडिशनल बुक्स नहीं आती, लेकिन अगर आपकी हैबिट है एडिशनल बुक्स पढ़ना और इन जनरल साइंसेस के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना तो आपको हेल्प करेगा। लेकिन पर्सनली मैं कोई फॉरेन बुक्स इसलिए नहीं रेकमेंड करना चाहता क्योंकि किसी भी बुक का इस एग्ज़ाम से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं होता। कई बार तो कैसे हो सकता है आपने कोई चीज़ कहीं पढ़ी और वही एग्ज़ाम में आ जाए, तो वो आपका जनरल इंटरेस्ट और जनरल आपका रीडिंग जो होती है रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स और एक्स्ट्रा टॉपिक्स के ऊपर वो आपको बेनिफिट कर सकती है, लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली आप उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद जनरली एक या 1.5 महीने में उसका रिजल्ट आ जाता है और एक पर्टिकुलर कट ऑफ होती है हर स्ट्रीम की। अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो आप जो स्टेज 2 होता है एग्ज़ाम का इंटरव्यू राउंड, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो स्टेज 2 होता है वही इस एग्ज़ाम की खासियत है, ऑलमोस्ट किसी और एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो नहीं होता हमारी कंट्री में। स्टेज 2 इंटरव्यू राउंड है और जनरली आपके घर के आसपास कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, जैसे मेरे घर के पास IIT दिल्ली था तो मेरा इंटरव्यू वहाँ हुआ था। तो आपके घर के पास कोई इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पे आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, आपको प्रायरली इन्फॉर्म कर दिया जाता है। वो जनरली इंटरव्यू जनवरी से फरवरी के बीच में कंडक्ट किया जाता है। उस इंटरव्यू को IISc के प्रोफेसर्स कंडक्ट करते हैं और वो ऑब्वियसली हाईली नॉलेजेबल और हाईली रिस्पेक्टेड होते हैं, तो उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ ही पता होता है। और उस इस इंटरव्यू का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि प्रोफेसर्स आपको इंडिविजुअली मिल के ये समझ पाए कि आपका रिसर्च और साइंसेस में इन जनरल इंटरेस्ट कैसा है। इस इंटरव्यू में जनरल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, जैसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप IISc क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, लेकिन इनिशियली प्रोफेसर्स को पता होता है कि बच्चे जनरली इस टाइप के इंटरव्यूज़ नहीं देते, तो थोड़ा आपको कंफर्टेबल करने के लिए कुछ जनरल शुरू में क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन मेजर पार्ट ऑफ द इंटरव्यू सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस पे ही रहता है। तो वो जैसे आपसे पूछ सकते हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो बहुत स्टैंडर्ड नहीं होता। उनका पर्पस बस ये होता है कि वो देखें कि आप नई प्रॉब्लम्स को या रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स पे कैसे आपका ब्रेन फंक्शन करता है। तो एक एडवाइस इंटरव्यू के लिए ये हो सकती है कि आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस उनके साथ शेयर करें। उनको अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करें कि आपको कोई चीज़ नहीं आती, और उनके साथ कभी स्मार्टनेस ना दिखाएं अपनी, कभी उनको अपने उल्टे सीधे आंसर्स में घुमा फिरा के कंफ्यूज करने से अच्छा ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करें कि आपको कोई चीज़ नहीं आती और कोशिश करें जो चीज़ें आती हैं या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो उन तक पहुँचाएँ और दिखाएं कि आपको साइंसेज में और रिसर्च में वाकई में इंटरेस्ट है। उस दिन के लिए और जो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है वो ये होता है कि जब आप उस इंटरव्यू रूम में घुसे तो उनको प्रॉपर्ली ग्रीट करें, आप वेल मैनर्ड हों और वेल ड्रेस्ड हों, ताकि ये चीज़ें ऑल्दो इनडायरेक्टली ही सही लेकिन आपके ओवरऑल स्कोर पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो KVPY के इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं ऑब्वियसली फिक्स नहीं होते, जो कोई भी प्रोफेसर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मेरे केस में मैंने मैकेनिक्स टॉपिक चूज़ किया था तो उन्होंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि हेलीकॉप्टर कैसे चलता है वो पूछा। ऑल्दो ऐसा कोई हमारे सिलेबस में नहीं है, बट उनका पर्पस ये था कि मैं इस नई सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाता हूँ, कैसे डील कर पाता हूँ। तो ऐसे ही कई सारे सैम्पल क्वेश्चंस आपको कोरा या और बाकी इंटरनेट रिसोर्सेज पे मिल जाएंगे जो पहले बच्चों से पूछे गए हों, ताकि आप आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती हैं और हल्का फुल्का थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप किस टाइप से आंसर करेंगे। आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या बोलेंगे, तो ये सब वहाँ जाके सोचना हल्का सा मुश्किल हो जाता है, कभी कभार हम ब्लैंक आउट कर जाते हैं। तो इस टाइप की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हम पहले से ही कर सकते हैं।
दोनों स्टेजेस का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। स्टेज जो इंटरव्यू स्टेज होता है उसका अराउंड 25% कंट्रीब्यूशन रहता है और जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसका 75% कंट्रीब्यूशन रहता है और फाइनल रिजल्ट जो निकलता है मेरिट बेस्ड जो ऑल इंडिया रैंक लिस्ट निकलती है उसमें दोनों का ही 75-25 मतलब 3:1 रेशियो में कंट्रीब्यूशन के साथ फाइनल लिस्ट निकलती है। उसमें जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं वो KVPY फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कई बार बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि हम KVPY का एग्ज़ाम दे क्यों अगर हम इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंसेस के लिए एम कर रहे हैं। तो अगर कुछ बेनिफिट्स की बात करें KVPY के लिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन हमें जो लाइफ में करना है वो एंड की तरफ चेंज हो जाता है। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें एडमिशन KVPY के एग्ज़ाम के थ्रू होता है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो उसको कंडक्ट कराता है और आईसर करके इंस्टीट्यूट्स होते हैं रिसर्च बेस्ड जो जिस KVPY के थ्रू आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और कई बार हमारा मन साइंस की तरफ या रिसर्च की तरफ इंक्लाइन हो जाए तो इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं जिसका एडमिशन KVPY के थ्रू होता है। उसके अलावा KVPY का जो फेलोशिप का जो टैग है वो अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है और नेशनली रेप्यूटेड टैग है। तो आपकी CV बिल्डिंग और पर्सनैलिटी बिल्डिंग में भी ये काम आता है कि आपने एक रेप्यूटेड एग्ज़ाम क्लियर किया है। उसके अलावा KVPY आपको अगर आप साइंस प्रोग्राम्स में इनरोल कराते हैं जिसकी लिस्ट उनकी ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है तो आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप और ग्रांट्स भी मिलते हैं जो आप अपने रिसर्चेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको वो नेशनल लैबोरेटरीज़ और लाइब्रेरीज़ में एक्सेस भी प्रोवाइड करती है KVPY की फेलोशिप और अगेन अगर आप साइंस प्रोग्राम्स में इनरोल है तो वहाँ पर आपको ये हेल्प कर सकती है। उसके अलावा KVPY कई सारे साइंस प्रोग्राम्स और कैंप्स भी कराते हैं जिसमें आपको इन टॉपिक्स पे प्रोफेसर्स गाइड करते हैं और इन जनरल काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और इवन इन जनरल अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो KVPY का टैग अपने आप में ही बड़ा है और पूरा एग्ज़ाम प्रोसीजर एक आपको नया इन्वायरमेंट और नए टाइप की टेस्टिंग के से कंफर्टेबल करवाएगा और आपको एक एक्सपीरियंस देगा लाइफ का जो वाकई में मेरे लाइफ में बहुत काम आया। तो ये थी कुछ टिप्स मेरी KVPY के एग्ज़ाम को लेके। DKT को धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वीडियो को मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं बाकी एस्पिरेंट्स को बता पाया KVPY के बारे में कुछ। DKT देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।